अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो ये तो श्योर है कि 24 घंटे में आप बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की क्रिकेट खेल रहे हो, प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हैं, तो भी आप 5-6 घंटे से ज़्यादा तो नहीं देंगे। उसके बीच में अगर कहीं पे भी 2 घंटे का भी टाइम अगर मिलता है और आप अगर रेगुलर बेसिस पे 1-2 घंटा पढ़ते हैं, तो प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हैं क्रिकेट, उनके पेरेंट्स को पता होता है कि अपना करियर स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा बना रहा है, तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि 90% आए। ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद मैं उनकी बात हमेशा फॉलो करता हूँ, और इसी वजह से आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुई होती तो आज मेरे पास ये जॉब भी नहीं होती, इसलिए सारे क्रिकेटिंग सर्टिफिकेट सारे साइड ही रखे होते। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम अग्रवाल है और हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स पॉडकास्ट सीरीज़। इस सीरीज़ में हम सबसे पहले अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाना चाहेंगे, वो है नमन शर्मा, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए और इंडिया के लिए कई ए क्लास टूर्नामेंट खेले हैं। अपनी एक एकेडमी भी रन करते हैं 3S क्रिकेट एकेडमी के नाम से, और उस एकेडमी के अंडर इन्होंने देश को और यूपीसीए को बहुत अच्छे और बड़े लेवल के क्रिकेटर्स दिए हैं। तो आइए अब नमन शर्मा से आगे की बातचीत करते हैं। नमन भाई, आपको क्रिकेट खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली और ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई हमारी? प्रेरणा के बारे में तो मैं ऐसे बताऊंगा कि हर किसी के जो आइडल होते हैं उनके पेरेंट्स ही होते हैं। तो जैसे कि आपके भी पेरेंट्स, आपके डैड होंगे आपके आइडल, ऐसे ही मेरे भी आइडल मेरे डैड थे, वो क्रिकेट खेलते थे, और उनकी जो इच्छाएं रह जाती हैं वो अपने बच्चों में वो पूरी करते हैं। तो मुझे प्रेरणा उन्होंने ही दी क्रिकेट खेलने की। शुरुआत हर कोई अपनी गली मोहल्ले से ही करता है, मैंने भी वहीं से ही करी। और उन्हें लगा कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर नेहरू स्टेडियम, आपने देखो गाजियाबाद में, वहाँ पर प्रैक्टिस कराने के लिए भेजा। वहाँ पर मुझे मनोज सिंह भैया मिले, वही मेरे कोच हैं, और उन्होंने ही मुझे काफ़ी मोटिवेट करा, बहुत कुछ सिखाया, और शायद मैं जितना कुछ भी खेला वो मनोज भैया की वजह से ही खेला हूँ। और वही मेरे मतलब वही 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया खेलने के लिए। ओके नमन भाई, जब आपने खेलना स्टार्ट किया तो आपने क्या क्या, आपने और आपकी फैमिली ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए जिससे आज आप एक सफल क्रिकेटर बन सके हो और एक क्रिकेट जगत में आप बहुत बड़ा नाम उभर के आए हो? तो मैं जानना चाहता हूँ, मेरे जो युवा क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट को अपना पैशन मानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप बताएं। आपके स्टार्टिंग में आई एम श्योर सेक्रीफाइसेस रहे होंगे, आपके भी, आपके फैमिली के भी, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहूँगा इस बारे में कि एज ए प्लेयर अगर आप सेक्रीफाइस की बात करें तो जो सबको सेक्रीफाइस लगता है, तो मैंने तो वो एंजॉय किया है, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जाना मेरा पैशन था। मैं अपनी फिटनेस को भी एंजॉय करता था, प्रैक्टिस को भी एंजॉय करता था। सेक्रीफाइस की अगर बात करें तो मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं हर किसी की अपनी अपनी एक महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, तो वो सारी छोड़नी पड़ती हैं फैमिली को। प्लेयर तो सेक्रीफाइस जो करता है कि फैमिलीज को छोड़ता है, फैमिली फंक्शंस छोड़ता है, फ्रेंड्स छोड़ता है, बट उससे ज़्यादा एक सेक्रीफाइस उनकी फैमिली को करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी ये सब छोड़ना पड़ता है प्लेयर के साथ। मम्मी ने मेरी डाइट का हमेशा ध्यान रखा। जैसे आप आजकल का माहौल देखते होंगे कि जैसा आप दिखोगे वैसे ही आप बिकोगे, तो उन्होंने मेरे कपड़ों का भी ध्यान रखा, मेरे जूतों का ध्यान रखा। तो मम्मी के एंड से वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। बहनों के एंड से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, क्योंकि इनिशियली अगर आप देखें कोई क्रिकेट खेलता है तो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं रहता है, तो वो मुझे उसमें काफ़ी गाइड करती थी। मेरी जो दोनों बड़ी बहनें हैं वो अच्छा पढ़ी हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा उस चीज़ में। और पापा तो हमेशा आपको पता ही है कि काफ़ी कुछ सपोर्ट करते हैं। तो फाइनेंशियली पापा ने चाहे अपनी बहुत सारी इच्छाओं को दबाया, लेकिन मेरी कभी भी जो नीड्स थी, क्रिकेटिंग गियर्स थे, या मुझे कहीं मैच खेलने जाना होता था, तो बहुत दूर दूर में मैच खेलने जाते थे, ट्रायल्स होते थे कानपुर में, वहाँ जाना होता था, लखनऊ में जाना होता था मैच खेलने, तो उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट करा, मुझे कभी पैसे की वजह से नहीं रोका। हालांकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो उस वजह से कभी भी मेरी क्रिकेट नहीं रोकी। तो सेक्रीफाइस जो करा है वो फैमिली ने ज़्यादा करा है। मैंने जो सेक्रीफाइस किया उसको तो मैंने एंजॉय किया, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ड्यूटी दी थी क्रिकेट खेलने की, वो मैंने पूरी से निभाई, और फैमिली को मैं पूरा क्रेडिट दूंगा इस बारे में। नहीं, बिल्कुल, आजकल देखा भी गया है, एक प्लेयर बनाने के पीछे सिर्फ एक प्लेयर की मेहनत नहीं है, वो पूरी फैमिली की ही मेहनत होती है। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी फैमिली ने इतने सेक्रीफाइसेस किए, इतनी मेहनत करी, और आज एक सफल क्रिकेटर इंडिया को मिला है नमन शर्मा के रूप में। एक सेक्रीफाइस प्लेयर को ज़रूर करना चाहिए, मैं शेयर करना चाहूँगा कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना पड़ता है।
बहुत लोग हैं जहाँ तक मुझे लगता है कि सुबह बेड छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन एक प्लेयर बनने के लिए आपको सुबह बेड छोड़ना ही होता है, आपको सुबह अपना फिटनेस सेशन करना होता है, फिर डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, आपको बहुत कुछ चूज करके खाना पड़ता है। आप अगर अच्छा खाएंगे तभी आप अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे सेक्रीफाइस हैं। फिर बहुत ऐसा होता है कि इंजॉय करता है, नॉर्मल जो लोग हैं वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। स्पोर्ट्समैन की लाइफ में थोड़ा सा वो इंजॉयमेंट कम होता है कि वो घूमना घामना थोड़ा कम हो जाता है, और जो फ्रेंड्स को टाइम मिलता है वो थोड़ा कम होता है स्पोर्ट्समैन को, क्योंकि वो टाइम ना क्रिकेट में देता है। पढ़ाई तो उसको करनी ही होती है, एडिशनल वो जो क्रिकेट खेलता है तो वो स्पोर्ट्समैन फ्रेंड्स की जो लिस्ट है उसकी बहुत शॉर्ट हो जाती है। ये सेक्रीफाइस जरूर करना पड़ता है कि स्पोर्ट्समैन को। ओके, जैसा भी आपने एक डाइट के बारे में बताया, एक स्पोर्ट्समैन के लिए या किसी भी एथलीट के लिए डाइट एक मेजर रोल प्ले करती है उसके डेवलपमेंट में। और आजकल जैसा जब आप छोटे थे या आपने एकेडमी स्टार्ट करी थी और आज के समय में बहुत फ़र्क आ गया डाइट में, हमारे खान पान में भी बहुत फ़र्क आ गया है। तो आजकल के जो एथलीट्स हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट हैं, आपके एकेडमी के भी बच्चे हैं या देश के जो बच्चे हैं, किसी भी गेम में जो एक्सेल करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या राय देना चाहेंगे? मैं यही राय देना चाहता हूँ कि हर किसी का जो डाइट का एक वो है वो उसको बैलेंस रखना चाहिए उसमें, और एक डिसिप्लिन होना चाहिए डाइट में भी, कि एक टाइम सेट हो जाना चाहिए कि उसको उसी टाइम पे इतना इनटेक करना है। Okay. वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। जितनी ज़रूरी फिटनेस करना है उतना ही ज़रूरी डाइट भी है, और रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एक एथलीट को बनने के लिए। डाइट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप विराट कोहली को फॉलो ना करें, क्योंकि उसका बजट बहुत ज़्यादा हाई है, वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। अब इंडिया में अगर आप स्पोर्ट्समैन की बात करें तो एक ही ड्रॉबैक हो रहा है कि डाइट प्रॉपर नहीं मिलती है एथलीट्स को या स्पोर्ट्समैन को। आप मैच देखते होंगे तो मैचेस में भी आप देखते होंगे कि लोकल जो रूट लेवल पे बच्चे खेलते हैं वहाँ पर उनको डाइट प्रॉपर नहीं मिलती। कई बार तो आप देखेंगे कि समोसा आता है उसे खा के अगर वो मैच खेल रहे हैं। तो मेरी राय यही है कि अगर वो कोशिश करें कि स्प्राउट्स हर कोई यहाँ अफोर्ड कर सकता है, वो खाएं, फ्रूट्स खाएं, और घर से अपना लंच जरूर लेके जाएं, चाहे वहाँ पर मैच के अंदर या कहीं पे भी कुछ भी मिल रहा हो, लेकिन वो कैरी करके जाएं, और डाइट अच्छा रखेंगे तो वो मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई मुझे भी। आप जैसा मेरे बारे में भी जानते हैं, मैं भी एक क्रिकेट ग्राउंड चलाता हूँ, आपकी टीम भी कई बार आई है। तो यूजुअली देखा गया है कि हम समोसे सैंडविचेस पे ही फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं कि एक प्लेयर को, बट एथलीट पॉइंट ऑफ व्यू से ही गलत है। तो मैं आपकी राय ये बिल्कुल अमल करूँगा और मैं अपने क्रिकेट ग्राउंड पे तो ये चेंज लाऊंगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल बच्चे विराट कोहली की डाइट को तो फॉलो करना चाहते हैं, बट उसके पीछे क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो शायद थोड़ा स्किप कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, स्प्राउट्स बहुत ईजिली अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती। आप घर पे उबाल के उसे टमाटर प्याज के साथ खा सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा हेल्दी स्नैक है। तो नमन भाई, जब आप खेल रहे थे, अभी मैं आपके थोड़ा पास्ट के और बचपन के ही क्वेश्चंस आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो फैमिली ने सपोर्ट किया, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी डाइट आंटी ने मैनेज करी, फादर ने आपके बाकी सारी चीज़ें फिनेंशियल जो हेल्प हो सकती थी वो मैनेज करी। एक क्वेश्चन आजकल के एथलीट्स के साथ बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें प्रॉब्लमेटिक लगता है कि वो अपनी पढ़ाई को और प्रोफेशनल गेम को कैसे मैनेज करें। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब खेलते थे, क्योंकि पढ़ाई आपने भी करी है, तो आपने उसे कैसे मैनेज किया था, और आज का जो एथलीट है जो एक प्रोफेशनली खेलना चाहता है किसी भी गेम में, मैं क्रिकेट की बात नहीं करता, उसे पढ़ाई और खेल के बीच में कैसे बैलेंस बनाना चाहिए? मुझे लगता है कि वो जो डिसिप्लिन है वो ही मेंटेन करना पड़ता है। जहाँ तक है कि अभी हमने डाइट की बात करी, वो भी एक डिसिप्लिन मैनर में चल रहा है। ऐसी फिटनेस, सुबह उठना पड़ता है कि फिटनेस करनी पड़ती है। उसी इन बिटवीन अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो ये तो श्योर है कि 24 घंटे में आप बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं और प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हैं, तो भी आप 5-6 घंटे से ज़्यादा तो नहीं देंगे। उसके बीच में अगर कहीं पे भी 2 घंटे का भी टाइम अगर मिलता है और आप अगर रेगुलर बेसिस पे 1-2 घंटा पढ़ते हैं, तो जो प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हैं क्रिकेट, उनके पेरेंट्स को पता होता है कि अपना करियर स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा बना रहा है, तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि 90% आए, बट एटलीस्ट 50 to 60% भी अगर आते हैं। बाकी मार्क्स जो होते हैं वो आपके स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट्स पूरा कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स उसके बाद वो सपोर्ट करने लगे थे। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि पढ़ाई परस्यू ज़रूर करनी है, ठीक है आप यूपी के लिए खेल रहे हो, बट ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
10th बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद मैं उनकी बात हमेशा फॉलो करता हूँ, और इसी वजह से आज मैं मिनिस्टर डिफेंस में जॉब भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुई होती तो आज मेरे पास ये जॉब भी नहीं होती, मेरे सारे क्रिकेटिंग सर्टिफिकेट्स सारे साइड ही रखे होते, क्योंकि एकेडमिक जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइड बाय साइड वही डिसिप्लिन मेंटेन करके आप अपना शेड्यूल बना के पढ़ाई को भी साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो होता है, मेरी पर्सनली राय ये है कि डम नहीं होता, उल्टा स्मार्ट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा जल्दी कवर करता है, बस इंटरेस्ट थोड़ा सा जरूर जगाएं तो उससे हो जाएगा कवर। तो जैसा आपने बताया, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा और डिसिप्लिन इज़ द मेन की। वो तो वैसे हर चीज़ में देखा गया है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, डिटरमाइंड हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप इसी कड़ी में स्कूल्स जो हैं हमारे आजकल, उनके प्रिंसिपल्स को या उनके मैनेजमेंट को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू कि वो बच्चों को लेस प्रेशराइज करें? आजकल मैं ये देख रहा हूँ, आज की जो जनरेशन है वो बच्चों पे तो कम प्रेशर डाल रही है पढ़ाई का, क्योंकि उन्होंने अब देखा है जैसा IPL फॉर्मेट आ चुका है, क्रिकेट है, बाकी गेम्स की भी अगर बात करें तो बहुत सारी लीग्स ने स्पोर्ट्स को एक अच्छा लेवल पे पहुंचा दिया है। तो आप स्कूल को भी क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, स्कूल मैनेजमेंट को या प्रिंसिपल को? मैं जब परस्यू कर रहा था स्कूल गोइंग डेज में अपने क्रिकेट को, तो मैं पहले इंग्राम इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, वहाँ स्पोर्ट्स का कल्चर उतना ज़्यादा नहीं था, तो फिर मुझे JKG स्कूल है, उन्होंने पर्सनली मुझे बोला और मैं वहाँ पर एडमिशन लिया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि मेरे क्रिकेटिंग इक्विपमेंट्स भी उन्होंने कई बार प्रोवाइड कराए हैं। तो उस टाइम मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था, बहुत महंगे स्पाइक्स आते थे और वो बैट्स आते थे, तो वो मुझे उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा। मैं उन्हीं की बात सारे स्कूल को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन है, उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं अगर वो सर्वाइव करता है और वो अच्छा खेलता है तो वो अपने साथ साथ वो पूरे सिटी का, पूरे देश का नाम रोशन करता है, और साथ ही साथ वो स्कूल का नाम रोशन भी करता है। तो ऐसे ही बहुत सचिन तेंदुलकर हैं, उनके जो स्कूल है उनको पूरा वर्ल्ड वाइड सब जान गए हैं, विराट कोहली के स्कूल के सबको जान गए हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि एक स्पोर्ट्समैन को बनने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप थोड़ा रिलैक्सेशन उनको टाइम का दें, जिससे वो अपनी फिटनेस और अपने क्रिकेट को परस्यू कर सकें, और हो सके तो क्रिकेटिंग गेम्स में भी उनकी सपोर्ट करें। ऑब्वियसली, मतलब ये देखा गया है कि एक स्पोर्ट्समैन को बनाने के लिए पूरी एक कम्युनिटी को हेल्प करनी पड़ती है। उस कम्युनिटी में वो स्कूल भी आता है, क्योंकि स्कूल जब तक उसे रिलैक्सेशन नहीं देगा, उसे एक तरफ से तो उसका प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होना चाहिए कि यार आज मुझे मैथ वाली मैडम ना डांटे, अगर मैं होमवर्क करके नहीं गया हूँ तो उसे कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि होमवर्क ना करे, बट हाँ थोड़ा रिलैक्सेशन स्पोर्ट्समैन को मिलना चाहिए, जिससे वो अपना प्रोफेशनल एक करियर बना सके। जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं स्पोर्ट्स कोटा में हूँ, तो स्पोर्ट्स कोटा में भी गवर्नमेंट ने भी रिलैक्सेशन दिया होता है, हमें प्रैक्टिस टाइम दिया होता है एडिशनल, हम क्रिकेट परस्यू कर सकें, इसलिए हमें वहाँ पर ऑफिस आवर्स में से भी रिलैक्सेशन देती है गवर्नमेंट। ऐसे ही स्कूल भी दे सकता है। एक स्पोर्ट्समैन अगर अपनी क्रिकेट परस्यू करना चाहता है तो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन स्कूल दे सकता है, थोड़ी सपोर्ट कर सकता है। यहाँ तक कि उसको स्कूल्स के अंदर सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, आजकल नेट्स भी रहते हैं, तो बॉल प्रोवाइड कर दी, और ये मेरा मानना है कि जो भी वहाँ पर कोच अपॉइंट करें वो या तो सारी क्रिकेट खेले हुए हों, क्वालिफाइड हों, कोई कोर्स करा हो BCCI का, वो ही रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा क्रिकेट को चला सकते हैं। तो नमन भाई, आप किसी भी बड़े गेम से पहले अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करते हैं, और या इसे इस तरीके से बोला जाए कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं किसी भी बड़ी गेम या मैच सिचुएशन के दौरान? क्योंकि मैंने कई बार ये एक्सपीरियंस किया है, मैं अभी खुद स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रहा हूँ। एक एथलीट जो कि अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, अपनी एकेडमी टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कहीं ना कहीं कई बार वो मैच सिचुएशन में जाके बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक एथलीट के लिए वही है। क्या हमारी इंडिया में इस पे या हमारे एसोसिएशंस इसके लिए कुछ काम कर रहे हैं कि बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, हम मैच सिचुएशन को हैंडल करें? और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं किसी भी बड़ी मैच सिचुएशन में? देखिए, किसी भी मैच में परफॉर्म करने के लिए, बड़े मैच में परफॉर्म करने के लिए आपको तीनों एस्पेक्ट में ठीक होना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। टेक्निकली भी आपको अच्छा होना पड़ेगा, फिजिकली भी अच्छा होना पड़ेगा, और मेंटली भी अच्छा होना पड़ेगा।
टेक्निकली और फिजिकली जो जब हम स्ट्रांग होते हैं वो प्रोसेस हम करते हैं ग्राउंड के अंदर, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को अच्छी फिटनेस करके, प्रैक्टिस सेशंस लगा के, ओपन नेट सेशंस हो गए, मैच सिमुलेशन हो गई और कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं। उसमें हमें या तो हमें सक्सेस मिलती है या तो हमें फेलियर मिलता है। फेलियर हमें सिखाता है और सक्सेस हमें कॉन्फिडेंस देती है। तो जब हम सक्सेस लेते हैं उन छोटे छोटे मैचेस में, वही हमें कॉन्फिडेंस देती है उस बड़े मैच में जाके परफॉर्म करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरा कोई बड़ा मैच आता है तो मैं उस जो मैंने प्रोसेस करी है उस पर ट्रस्ट करता हूँ, प्रिपेयर करा अपने आप को जो करा है उस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। और मैच में कभी भी रिजल्ट के बारे में मैं नहीं सोचता, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं। मैं बस इतना सोचता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ और घर जब मैं पहुँचूँ तो बस मैं शाम को ये रिग्रेट ना करूँ कि मैं इससे अच्छा अपना एफर्ट दे सकता था। तो उससे जो मुझे मिलता है वो एक तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है, फिर पॉजिटिव होता हूँ थोड़ा। और उसके साथ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेरे पे एक्सपेक्टेशन का जो प्रेशर है उसको हैंडल करने की मुझे ताकत मिलती है। जब मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि मैंने अपना 100% दिया, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है, वो मुझे उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। मेरे हाथ में एफर्ट है, मैं उसको 100% देता हूँ, बाकी रिजल्ट तो मिल ही जाता है जब मैं अपना 100% देता हूँ। तो यही सब करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, बाकी आजकल देखा गया है कुछ कोचेस या अपने एकेडमी में एक बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या वो 1-2 मैच में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद ही हमारे जो गाज़ियाबाद की भाषा में कहा जाता है उसके कॉलर खड़े हो जाते हैं। तो उसे आप कैसे बच्चों को एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो जो कॉलर खड़े करने हैं वो कब खड़े करने हैं या वो कभी खड़े करने नहीं है या नहीं खड़े करने? देखिए, ऑन फील्ड अगर बच्चा पॉजिटिव होता है और वो बिल्कुल कंपटीशन करता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन जब वही चीज़ ऑफ फील्ड हो जाती है तो वो उस गाजियाबाद की लैंग्वेज में कहने का होता है कि कॉलर खड़े हो गए। लेकिन अगर कॉलर खड़े जो आपने बात बोली है, वो मुझे जो लगता है ऑन फील्ड अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट ना करना, अपने पेरेंट्स की बात ना मानना, अपने जो मेंटर्स हैं उनकी बात ना मानना, वो हो जाता है मेन। उससे बच्चों का थोड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे अगर आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपको वो सारी जो मैंने अभी फैसिलिटीज बताई वो सारी आपको नहीं मिलेंगी। Obviously. फिर आपको घर से निकल रहे होगे, किसी आपकी मम्मी ने बोल दिया कि रोज चला जाता है, परफॉर्म तो कर नहीं रहा तू, आप किसी से नाराज होते तो आप ये बातें सुन के जाते हैं। पेरेंट्स पापा भी बोल देंगे भाई मैं नहीं दे रहा तुझे पैसे आज के, नहीं दिलवा रहा तुझे बैट। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें वो एक नेगेटिव माहौल बन जाता है जिससे बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत इफेक्ट करती है। फिर अगर आप अपने मेंटर्स जो आपके कोच हैं या आपके सीनियर्स हैं, आपके कैप्टन हैं, उससे अगर आपकी बॉन्डिंग नहीं रहेगी तो वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव माहौल जरूर मिलेगा, उससे आपकी परफॉर्मेंस हमेशा इफेक्ट करेगी एक बड़े मैच में जाके आप परफॉर्म करेंगे तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप ऑफ फील्ड बिल्कुल काम रहें, सबके रिस्पेक्ट करें, वो आपको सपोर्ट करेंगे तभी आप एक अच्छी जगह पे पहुंच सकेंगे। और ऑन फील्ड चाहे आप कितना भी कंपटीशन करें, आपको बिल्कुल कंपटीशन और एग्रेशन के साथ खेलना होता है, वही आपसे परफॉर्म कराता है। तो ऑन फील्ड उस चीज़ को लाएं और ऑफ फील्ड उस चीज़ को खत्म कर दें। टीम बॉन्डिंग को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक टीम स्पोर्ट, जब तक आपकी टीम में बॉन्डिंग नहीं होगी, एक बॉन्ड अच्छा डेवलप नहीं होगा, एक फ्रेंडशिप वाला, एक ट्रस्ट वाला माहौल नहीं होगा, आप आज के एथलीट्स को क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? एक क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट्स गेम है, इसमें आपको टीम बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीम बॉन्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम का लीडर होता है, जो कैप्टन होता है, उसके हाथ में बहुत कुछ रहता है, उसको सेक्रीफाइस करने होते हैं, उसको सबको समझा के चलना पड़ता है। तो वो टीम बॉन्डिंग अगर रहती है, आप जितनी भी टीम्स देखें, जैसे मैं काफ़ी बड़ी टीमों में खेला हूँ तो मुझे उसमें पर्सनली एक टीम बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एयर इंडिया के लिए बहुत साल खेला हूँ, तो उसमें सारे इंटरनेशनल स्टार्स सारे साथ ही खेलते थे, लेकिन उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स की टीम थी या प्रोफेशनल टीम्स थी, ज़्यादातर एयर इंडिया ही जीतती थी क्योंकि बॉन्डिंग हमेशा अच्छी रहती थी। वो एक दूसरे से कभी भी जेलेसी नहीं रखते थे, वो कंपटीशन ज़रूर रखते थे। कि मैं जहाँ तक उनकी बात सुनता था कि अगर किसी ने यूवी पाजी आए, उन्होंने 100 रन बना दिए, तो हमारे जो सीनियर्स थे, दीपक जून दिया हुए ये सब, तो वो हमेशा कहते थे 100 बनाए यार मैं 120 बनाऊंगा। तो वो कंपटीशन की भावना थी। लेकिन कभी कोई 0 पे आउट हो जाता तो ये नहीं कहता था कि यार ये भी 0 पे आउट हो जाए, हमेशा मोटिवेट करते थे कि भाई मैं आउट हो गया यार, तू गेम बचा, जाके रन बनाओ। और मुझे पर्सनली मेरे सीनियर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो मैं वो टीम बॉन्डिंग का तो बहुत बड़ा रोल है कि किसी भी प्लेयर को बनने का। नमन भाई, हाउ डू यू हैंडल सेटबैक्स, या आप अपनी लाइफ में फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं?
जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सेटबैक्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए। जैसे मैं शुरुआत में अंडर 16 खेला था, विजय मचन ट्रॉफी, आपने सुना होगा उसका नाम। उसमें मैंने पहले ही मैच में जब मैं खेला था तो मैंने 5 विकेट लिए थे। पहले मैं लेग स्पिनर था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने फील्डिंग में 2 कैचेस छोड़े थे। मैं बहुत वीक था फील्डिंग में, तो 5 विकेट लेने के बाद भी मैं उस टीम से बाहर हो गया था क्योंकि मुझसे बेटर फील्डर्स थे। तो मैं उस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बहुत वीक फील्डर था, लेकिन उस फेलियर को मैंने ऐसे लिया कि जब एक चैलेंज किया, उसमें एक टास्क की तरह मैंने लिया है कि मैं क्यों वीक हूँ, वो क्यों ज़्यादा बेटर है। तो जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी मेहनत को दुगना करा, और जो भी मुझे गाइड अच्छा कर सकता था मैंने उससे गाइडेंस ली। जैसे कि मनोज सिंह भैया ने मुझे जितनी मेहनत कराई वो तो मैंने करी। फिर मनोज भैया ने मुझे गाइड करा कि देख, तुझे तेज़ भागना है तो तू एथलीट से ज़्यादा अच्छा से पूछ सकता है। तो एक 100 मीटर स्प्रिंटर थे यहाँ पे गाजियाबाद में, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि अगर तुझे तेज़ होना है तो तुझे स्प्रिंट ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो एक सॉल्यूशन मिला, मैंने अच्छे से फॉलो करा, मेहनत को डबल किया। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट ईयर उसी टीम में पहुंचा तो सबसे खराब फील्डर में से उठ के, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बेस्ट फील्डर हो गया था क्योंकि सुरेश रैना भी थे वहाँ पे और वो भी थे, तो बहुत अच्छे फील्डर्स थे उस टीम में। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बेस्ट फील्डर हो गया था, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट फील्डर तो मैं बन ही गया था उस मेहनत से। तो सेटबैक को अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो उस सेटबैक को आप कम बैक में बदल सकते हैं। तो इसलिए मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि आपका अगर फेलियर आता है तो उसको एंड ना समझें, उसको न्यू बिगनिंग समझें और उसमें ज़्यादा मेहनत करें तो जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। ये उन बच्चों के लिए भी एक राय हो सकती है। आजकल हमने कोटा के बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे, और भी हमारे आसपास की सोसाइटी में आजकल सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों में बहुत आती है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब या तो हीन भावना है उनके अंदर, या सक्सेस ना अचीव कर पाना, और सक्सेस की भी डेफिनेशन बहुत चेंज हो चुकी है। तो मतलब जब इतना बड़ा क्रिकेटर एक फेलियर को एक पॉजिटिव वे में लेके और नेक्स्ट ईयर वो उसी टीम का एक वन ऑफ द बेस्ट फील्डर बन सकता है, तो फेलियर तो लाइफ का हिस्सा है। मतलब उसे हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से हर बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको फेलियर को हैंडल करना बहुत ईजिली सिखाता है। क्योंकि रोज आप कहीं ना कहीं हारेंगे और कहीं ना कहीं जीतेंगे। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता कि आप रोज जीत ही रहे हैं। एक ना एक दिन ऐसा आता है जब आप हारते हैं, और उस हार को हैंडल करना स्पोर्ट्स सिखाता है। क्रिकेट में तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो फेलियर का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप वर्ल्ड के जो बेस्ट प्लेयर हैं सचिन पाजी, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने भी अगर 50-100 बनाए हैं वनडे क्रिकेट में, तो उसके लिए भी कम से कम 450 इनिंग ले लिए हैं। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 10 मैच में 1 का सक्सेस रेट आ रहा है जहाँ पर वो 100 बनाते हैं। या आप बहुत ज़्यादा देखेंगे तो 9 मैच में एक 100 का आ जाएगा। विराट कोहली हैं, उनके भी अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 10 मैचों में आप देखेंगे कि 1 से 2 मैच उनके 100 होंगे। तो सक्सेस तो क्रिकेट में 100 को ही माना जाता है। तो सक्सेस रेट अगर आप देखें तो बहुत कम होता है। स्पोर्ट्समैन फेलियर बहुत ज़्यादा देखता है, इसलिए मुझे लगता है कि नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मेंटली टफ स्पोर्ट्समैन हो जाता है, क्योंकि वो रोज़ वो चीज़ हैंडल करता है। अगर आप कई बार देखेंगे आप किसी मैच में ख़राब करते हैं तो ऑडियंस भी पीछे से बहुत गालियाँ देती हैं, जो कि हमने भी सुनी है। तो उससे वो बहुत कुछ सिखाती है, आपके क्रिटिक्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। आप जब भी बैग लेके घर से निकलते हैं और ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में कई लोग आपको टोकने वाले मिल जाते हैं कि फिर बैग लेके चल दिया। तो वो चीज़ आपको रोज़ आपको सिखाती है, वो क्रिटिक्स आपको सिखाते हैं। पढ़ाई में हालांकि इतने क्रिटिक्स नहीं मिलते हैं। तो अगर जो आपने बताया कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो फेल हो जाते हैं, तो मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और नहीं हो पाए, मैं फिर वही चीज़ कहूँगा, हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट है। हम ये चीज़ अगर आप गीता में भी पढ़ेंगे, क्योंकि और लोगों की तो कोई कम बात मानते हैं, मैं तो सीधा गीता की बात बताता हूँ, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि कभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। वो तो सिर्फ हाँ भगवान जी के हाथ में है, तो वो उन्हीं पे छोड़ देते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट है, या तो हम करेंगे या तो हम नहीं करेंगे। ना करने में कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना करने में कुछ मिलना ही नहीं है। इससे बड़े करके देख ले, जितने भी परसेंटेज है तो और कोशिश करो। अगर यूपीएससी नहीं होता तो पीसीएस करो, पीसीएस नहीं होता तो एसएससी करो, कुछ ना कुछ तो सफलता हाथ लगेगी। तो नमन जी, आप आज के भारत की क्रिकेट को कैसे देखते हैं?
और जब आपने खेलना शुरू किया था और आप अपने एकेडमी डेज में थे, उस समय में और आज की क्रिकेट में क्या चेंज आए हैं? क्या वो पॉजिटिव चेंज हैं या वो नेगेटिव हैं, या उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत सारे पॉजिटिव अगर देखें तो बहुत पॉजिटिव हुआ है। अगर जैसे पहले जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करी थी तो गाज़ियाबाद में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही ग्राउंड था, नेहरू स्टेडियम, और वहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो मुझे दिल्ली जाना पड़ता था मैचेस खेलने। जो जूनियर के मैचेस होते थे गाज़ियाबाद में हो ही नहीं पाते थे, तो मैं दिल्ली जाता था उनको खेलने। कानपुर में एसोसिएशन होती थी, अब तो गाज़ियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन काफ़ी मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रमोट करती है प्लेयर्स को। पहले ये सब नहीं था यहाँ पर, ये पॉजिटिविटी हुई है। और इससे अगर ऊपर लेवल पे जाएं तो आप देखेंगे कि मैच फीस बहुत ज़्यादा हो गई है, प्लेयर्स प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट जब से आई है उसके बाद से प्लेयर्स को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है जो अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है, और इंडिया खेलने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे जो भी परफॉर्म करता है वो इंडिया खेल जाता है। तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे साइन हैं। नेगेटिव साइन जो हुए हैं वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रूट लेवल पे थोड़े नेगेटिव चीज़ें हुई हैं। जैसे कि पहले टूर्नामेंट्स होते थे तो जो गरीब बच्चा होता था वो अपनी क्रिकेट परस्यू ईजिली कर पाता था क्योंकि उनका खर्चा क्लब उठा लेता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप टूर्नामेंट्स देखें तो वो टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। एक अगर अच्छे टूर्नामेंट में जहाँ फैसिलिटी मिल रही है वो 60-60 हज़ार रुपये, 70-70 हज़ार रुपये एंट्री फीस होती है, 50 हज़ार होती है, 40 हज़ार होती है। तो एकेडमीज भी वो बार बार बियर तो कर नहीं पाती, तो वो सारा बर्डन प्लेयर पे गिरता है। फिर उन्हीं की वजह से जो मुझे लगता है कि वो 11 या 12 प्लेयर डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एकेडमीज के लिए, क्योंकि जो एंट्री फीस देता है उनको थोड़ा खिलाना तो पड़ता ही है। उस वजह से कई बार एक अच्छा प्लेयर पीछे रह जाता है, उसको प्रॉपर मौका नहीं मिल पाता। तो ये नेगेटिव कुछ चीज़ें आई हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में अगर एसोसिएशन थोड़ा सा इनिशिएट करें, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा इनिशिएट इसमें करें कि क्लब्स को प्रमोट करें, थोड़ा सा उनमें फंडिंग करें, या फिर फंडिंग ना भी करें तो एक लीग ऐसी ज़रूर चलाएं जहाँ पर बच्चों को थोड़ी चीप और फ्री क्रिकेट भी मिल सके। मैं इसमें टूर्नामेंट्स कराने वालों को गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि उनको ग्राउंड बुक करने होते हैं, या फिर अगर कोई ग्राउंड अपना बनाता है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको भी वहाँ मेंटेनेंस निकालनी होती है। तो हर चीज़ बहुत महंगी भी होती जा रही है। अगर पैसा अर्निंग बढ़ी है प्लेयर्स की तो रूट लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है प्लेयर्स की, तो उसमें अगर थोड़ा सा एसोसिएशन इनिशिएट करे तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। आप टेस्ट क्रिकेट को और आज के T20 क्रिकेट को कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे मैं आजकल सुनता भी हूँ कि टेस्ट क्रिकेट का बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, ऐसा नहीं है। जो पहले से क्रिकेट को मतलब पैशनेट हैं क्रिकेट के लिए, जो फॉलो भी करते हैं पैशनेट होके, या जो खेलते हैं, दोनों के लिए टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आज भी आप देखते होंगे कि टेस्ट क्रिकेट जो फॉलो करता है वो करता ही है, व्यूअर्स बढ़ तो रहे हैं, बट हाँ क्रेज़ थोड़ा सा T20 की वजह से ये में है कि फॉलोअर्स T20 की तरफ भी गए हैं, क्योंकि T20 में आपको 3 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है, उसके रिजल्ट के लिए आपको 5 दिन वेट करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत है। बट ICC और BCCI दोनों उसको इनिशिएट कर रही है कि उसका क्रेज़ बढ़े। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी आई है तो वो पूरा चलती है, पूरे साल चलती है, फिर उसका फाइनल होता है, तो उसका क्रेज़ बढ़ रहा है। और इम्पॉर्टेंटली क्या है कि अब जो वर्ल्ड क्रिकेट, जो टेस्ट क्रिकेट आप देख रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा चेंज आया है कि अब रिजल्ट ज़रूर आता है मैच में। पहले 5-5 दिन निकल जाते, रिजल्ट नहीं आता था। अब प्लेयर्स की अप्रोच चेंज हुई है। आप देखो 400-500 रन भी बनते हैं तो भी रिजल्ट निकल आता है। पहले 500 रन बनते थे तो रिजल्ट आता ही नहीं था, ड्रॉ हो जाता था मैच। तो वो चेंज जो आया है वो टेस्ट क्रिकेट में क्रेज़ बढ़ाने के लिए काफ़ी पर्याप्त है, और अब बढ़ भी रहा है लोगों का क्रेज़, क्योंकि रिजल्ट निकलने लगा है। ओके, जैसा कि आप भी अपनी एकेडमी एक रन करते हैं 3S क्रिकेट एकेडमी के नाम से, मैं भी एक क्रिकेट ग्राउंड रन करता हूँ, 10-12 साल से पिछले रन कर रहा हूँ। मैं क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से नहीं था, बट जब मैं क्रिकेट की फील्ड में आया था, मैं एज अ बिजनेस उसे लेकर आया था गाज़ियाबाद में। तो मैंने अब में और तब में एक चीज़ देखी थी, जब जो क्रिकेट एकेडमी के कोचेस थे उनका ध्यान बहुत ज़्यादा डेज मैचेस की तरफ हुआ करता था। मतलब अगर वो मेरे यहाँ भी टूर्नामेंट होस्ट कराना चाहते थे तो उनका ये फोकस रहता था कि सत्यम जी आप 2 डेज टूर्नामेंट या 3 डेज टूर्नामेंट कराओ, नॉट अ टेस्ट मैच बट डेज की टूर्नामेंट कराइए।
बट मैं वो कहीं ना कहीं आज के समय में देख रहा हूँ कि जो अब बच्चे खेलना स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें शायद डेज के बारे में पता भी नहीं होगा, उन्हें सिर्फ बहुत हद से हद 40 ओवर्स मैच या 50 ओवर्स मैच जो क्रिकेट पता है। तो आप उसे कैसे रिवाइव करना चाहेंगे, या क्या देखते हैं कि बच्चों में, या तो भाई हमारा क्रिकेट भी बहुत फास्ट हो गया है, जैसे नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं, आपने बताया T20 है, क्रेज़ बहुत बढ़ा है क्रिकेट का, अब एक T10 फॉर्मेट भी आ गया है, फिर 100 बॉल्स भी आ गई है, तो क्या क्रिकेट टेस्ट का और डेज का पतन होता जा रहा है? बेशक आईसीसी और बीसीसीआई उसके लिए काम कर रही हैं, बट ग्रास रूट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एक बच्चा जो बडिंग क्रिकेटर बनना चाहता है उसका एम सिर्फ T20 या IPL है, वो इंडिया को भी फोकस नहीं कर रहा। तो आपकी उसमें क्या राय है? ठीक है, मैं जो कम एज के बच्चे हैं जो अभी क्रिकेट परस्यू कर रहे हैं, 14-16 साल वाले, 19 साल वाले, अच्छा कोचिंग का रोल भी इन्हीं में ही आता है। जब बच्चा इनसे ऊपर चला जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसका अपना एक माइंडसेट होता है, बस छोटे मोटे सॉल्यूशन लेके वो अपना सब कुछ कर लेता है। कोचिंग का रोल आता है 14 से 16, 19, बस यहाँ तक होता है मेन जो मेंटरशिप होती है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे आपने जब आप बता रहे हैं 10-12 साल से और अब में क्या रेवोल्यूशन आया है, मेन जो मुझे जो पर्सनली लगता है, पहले बच्चे एकेडमीज पे डिपेंडेंट होते थे, अब रेवोल्यूशन ये है कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है इस चीज़ में, तो एकेडमीज बच्चों पे डिपेंडेंट हो गई हैं। जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप एंट्री फीस बहुत ज़्यादा देते हो तो अगर सब कंट्रीब्यूट करते हैं तो कहीं ना कहीं सबका थोड़ा सा उसमें ये आ जाता है कि सबको बैटिंग बॉलिंग करानी होती है, तो एकेडमीज अब बच्चों पे डिपेंडेंट हो गई हैं। इसमें जो 2 डेज का जो पतन हुआ है ग्रास रूट लेवल पे, उस पर यहाँ मुझे लगता है कि एक आप ग्राउंड के ऑनर हैं, जैसे अब आपको भी बुकिंग आती है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप भी 2 दिन के लिए ग्राउंड बुक नहीं करते। और एकेडमीज की भी अगर बात आए तो एकेडमीज भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि थोड़ा प्रोफेशनल ज़्यादा हो गए हैं, तो वो सोचते हैं कि T20 कराने में उनको कुछ पैसा बच जाता है और 2 डे कराने में उनको शायद उससे कम पैसा बचे, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग T20 की तरफ और 40 ओवर की तरफ चले गए हैं, जस्ट बिकॉज एक छोटे लालच की वजह से। लेकिन मेरी पर्सनली जो राय है वो यही है कि 2 डे मैचेस होने चाहिए बच्चों को, क्योंकि अंडर 14 क्रिकेट में T20 नहीं है, वनडे नहीं है, अंडर 16 में भी वनडे नहीं है, T20 नहीं है, तो जो उस लेवल पे अगर इसकी इंपॉर्टेंस होती T20 और वनडे की, तो बीसीसीआई भी वहाँ पर वो करा रही होती। वहाँ पर सिर्फ डेज क्रिकेट है और बच्चों को डेज क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनको लंबे से लंबा टाइम विकेट पे स्पेंड करना चाहिए। ये टाइम उनका क्रिकेट सीखने का है। इनोवेशन तो वो 19-20 के बाद भी कर लेंगे, 19 में आके वनडे क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में बच्चों को 2 डे मैचेस मिलने चाहिए। आपने बहुत अच्छी ये बात कही है, और आप क्रिकेट बैकग्राउंड से नहीं भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्रिकेटर से ज़्यादा नॉलेज आप रख रहे हो कि आपने ये इतना अच्छा मुद्दा उठाया। ये 2 डे मैचेस अगर होंगे, आप बंगाल जाएंगे, बंगाल लीग में भी खेला हूँ काफ़ी साल, तो बंगाल लीग में आज भी फॉर्मेट्स होते हैं, बट वो 2 डे पे बहुत फोकस करते हैं। पंजाब में भी डेज मैचेस होते हैं, राजस्थान में भी डेज मैचेस होते हैं, मुंबई में बहुत टाइम शील्ड, बहुत रेपिटेटिव टूर्नामेंट है, पुणे में भी होते हैं। ये हमारा जो नॉर्थ है, दिल्ली, गाजियाबाद, ये सब यहाँ पर बस ये फॉर्मेट नहीं है। तो अगर यहाँ पर आ जाए और एसोसिएशन इनिशिएट करे, मैं फिर कहूँगा एसोसिएशन को इस चीज़ में इनिशिएट करना पड़ेगा। जो रेपिटेटेड क्लब्स हैं, उनके रजिस्टर्ड क्लब्स हैं, उन्हीं को एंट्री दें, क्योंकि कई बार हुआ है डीडीसीए ने इनिशिएट करा कि 2 डे मैचेस कराए, तो कई टीमें एक दिन खेलती हैं, दूसरे दिन गायब हो जाती हैं, तो उनको भी कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप रजिस्टर्ड क्लब लें और प्रॉपर एक्शन लें। अगर कोई इंडिसिप्लिन करता है, वो बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल है। नमन भाई, अगर आप गवर्निंग बॉडी में होते और आपके हाथ में आज पावर होती डिसीजन लेने की, तो इंडियन क्रिकेट में आप क्या चेंजेस लाना चाहते, ग्रास रूट लेवल पे भी और एक बड़े लेवल पे भी? देखिए, बड़े लेवल पे तो बहुत अच्छा काम हो चुका है ऑलरेडी। आप देखते होंगे कि रणजी ट्रॉफी में मैचेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है बीसीसीआई। ऐसा नहीं है कि हर साल कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, जैसे एक ट्रॉफी नई इंट्रोड्यूस हुई। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रणजी ट्रॉफी के बाद इन्होंने जो IPL जो ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट स्टार्ट करी है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी प्लेयर के लिए। इसी के साथ आप वुमेन क्रिकेट में देखें तो WPL स्टार्ट हुई है, और आज मैच फीस जो है वो वुमेन्स की भी मेंस के बराबर हो गई है। तो बीसीसीआई
ऊपर लेवल पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रहा है वो भी मैं कहूँगा पहले से बेटर है। बट अगर मैं आता तो मैं एक ऐसी लीग, अपने शहर की बात करें तो मैं एक ऐसी लीग इंट्रोड्यूस करता जहाँ पर डेज मैचेस भी मिलते, वनडे मैचेस भी मिलते और T20 भी मिलते। तो तीनों फॉर्मेट में जो बेस्ट प्लेयर होता है वो निकल के बाहर जरूर आएगा। एक प्लेयर को प्रमोशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेटफॉर्म मिलना, उसको व्यूअर्स भी मिले, उसको प्रॉपर डाइट भी मिल जाए और सबसे इम्पोर्टेंटली उसको प्रमोट करा जाए। आप किसी प्लेयर को या तो उसका क्लब प्रमोट करता है या फिर उसकी एसोसिएशन प्रमोट करती है, तभी वो आगे जा पाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इनिशिएट अगर करे एसोसिएशन और तो एक प्लेयर को प्रमोशन ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। फिर मैं एक चीज़ और इस चीज़ में आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब और टैलेंटेड प्लेयर जो होते हैं, आपने देखा होगा कि वो स्ट्रगल करके ऊपर आते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, क्योंकि उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। अगर किसी गरीब को सपोर्ट ना मिले तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो गरीब जैसे रिंकू सिंह हैं वो उतने सक्षम नहीं थे, उनको किसी ना किसी एसोसिएशन ने, जैसे अलीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको सपोर्ट किया है, किसी इंसान ने उनको सपोर्ट किया, तो आज देश को इतना बड़ा प्लेयर मिला जो कि इंडिया को बार बार जिता रहा है मैचेस। IPL में भी उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी करा, इंडिया के मैचेस में भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे हैं। गाजियाबाद की अगर आपने तो सौरभ कुमार हैं, वो बड़ौद से आते थे, मैं उनको पर्सनली बचपन से जानता हूँ। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करी, आज इंडिया को रिप्रेजेंट करा, क्योंकि उनको किसी ना किसी ने सपोर्ट ज़रूर करी। तो एक गरीब और टैलेंटेड प्लेयर को अगर सपोर्ट की जाए और वो काम क्लब करेगा या फिर एसोसिएशन करेगी, तो इन दोनों को इनिशिएट करना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से और 3S क्रिकेट एकेडमी की तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई टैलेंटेड प्लेयर है और वो क्रिकेट को नहीं भी अफोर्ड कर पा रहा, तो आप मेरे पास आओ, मैं उसको बिल्कुल अपनी तरफ से जितनी सपोर्ट होगी मैं उसको ज़रूर करूँगा 3S क्रिकेट एकेडमी के बिहाफ पे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है नमन जी। एसोसिएशंस का इसमें एक रोल आप देखते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पास फंड्स भी आते हैं, उनके पास स्पॉन्सर्स भी हैं और उनके पास एक जिम्मेदारी है कि उस शहर में से, उस प्रदेश में से अच्छे प्लेयर्स को निकालें। तो अगर आप किसी एसोसिएशन का हिस्सा होते तो आप क्या एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते, थोड़ा सा वो अगर बताना चाहें, जिससे हमारी एसोसिएशंस भी अगर कुछ उससे सीख लेना चाहें तो ले सकती हैं। गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं यहीं पे क्रिकेट खिला रहा हूँ, खेला भी हूँ। तो राकेश मिश्रा जी हैं, प्रेसिडेंट है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सजेशन उनके लिए ये है, जैसे मैं प्लेयर्स के बीच में बैठता हूँ तो कई बार क्या होता है कि आपको 2 ट्रायल मैचेस मिलते हैं, आपको उन 2 ट्रायल मैचेस में ही अपने आप को पूरा प्रूव करना होता है। तो वो बहुत ज़्यादा एक बर्डन होता है एक प्लेयर पे कि पूरे साल की उसकी मेहनत जो है वो उन 2 मैचेस पे डिपेंडेंट रहती है। और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि विकेट गीला रह गया या बॉल ऊपर नीचे रह गया, तो वो लक बहुत मैटर कर रहा है उसमें। अगर एसोसिएशन, अगर मेरा सजेशन ये है कि अगर वो एक ऐसी लीग कराएं जिसमें बच्चे को 8 से 10 मैच मिलें या उससे ज़्यादा मैच मिल जाएं, तो वो अपने आप को प्रूव कर सकता है कि वो कितना कैपेबल है। अगर उसमें वो प्रूव कर देता है तो उसको इन 2 मैचेस की ज़रूरत ना हो, वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम में आए और उस परफॉर्मेंस को वो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में पहुँचाए, जिससे उसको आगे ट्रायल मैचेस तक में भी उसको सपोर्ट मिले और कॉन्फिडेंस मिले कि उसकी एसोसिएशन उसके साथ खड़ी है, तो वो ज़्यादा अच्छा खेल सकता है। और इसमें वो बस क्राइटेरिया परफॉर्मेंस का ही डालें, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर, वो सबको एक साथ मिला के चलें, उनके कैंप्स लगाएं। जो पुराने प्लेयर्स हैं, हम सब तैयार हैं करने के लिए। अगर हम आपस में कई प्लेयर्स बात भी करते हैं तो हम सब तैयार हैं, अगर हमारी कोई सपोर्ट चाहिए तो हम भी उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप उस चीज़ को इनिशिएट करें, उन बच्चों को अच्छी कोचिंग मिले, अच्छे क्रिकेटिंग गियर्स मिलें, अच्छे मैचेस मिलें, और अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उनको प्रमोशन मिले। तो अगर एसोसिएशन से ये सपोर्ट मिल जाए तो बस बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। ऑब्वियसली मतलब देखिए, दिल्ली ही हमारे बहुत पास है, दिल्ली में एक लीग स्ट्रक्चर है, लीग में बच्चा परफॉर्म करता है, उसे कई सारे मैचेस मिलते हैं, तब जाके उसकी एक परफॉर्मेंस का एनालिसिस करा जाता है। 2 मैच, 1 मैच की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं उसके लक पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। उस दिन विकेट गीला है, फैक्टर्स उसके फेवर में थे नहीं थे प्लेयर के, तो ये एक अलग ही मेंटल प्रेशर प्लेयर पे डाल रहा है। तो आई एम श्योर गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन इसके ऊपर कुछ काम करे, बहुत जल्दी हमें लीग देखने को मिले।
और अच्छे क्रिकेटर्स हम दे पाएँ देश से। नहीं, गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने प्लेयर्स अच्छे दिए हैं, मैं इसमें कोई मना नहीं कर रहा। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं था। जब से अपनी गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन आई है, प्रेसिडेंट हैं राकेश मिश्रा जी हैं, मनोज माकड़ भी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, सारे क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए अच्छा कर रहे हैं। बट अगर ये इनिशिएट हो जाए तो प्लेयर को हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरी एसोसिएशन मेरे साथ खड़ी है, वहाँ से वो और अच्छा कर सकता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर वो ये इनिशिएट कर लें तो गाजियाबाद क्रिकेट के लिए, उत्तर प्रदेश क्रिकेट के लिए और शायद हमारे देश की क्रिकेट के लिए, तीनों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा जब यहाँ से अच्छे अच्छे प्लेयर ऊपर जाएंगे। नमन भाई, आपने कई सारे प्लेयर बनाए हैं अपनी एकेडमी से, कुछ उन प्लेयर्स के बारे में आप बताना चाहेंगे? आपने अपनी एकेडमी से कौन से प्लेयर्स अच्छे लेवल पे निकाले हैं? खुद आपने अपने पास्ट में बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं जो कि इंडिया के बीसीसीआई के ए क्लास टूर्नामेंट में से एक हैं। कुछ का नाम मैं, जैसे रणजी ट्रॉफी में आपने खेला है, विजय हजारे में आपने खेला है, कूच बिहार आप खेले हैं। आप अपने बच्चे और अपने बारे में कुछ बताएं। कि मैं तो बचपन से ही परस्यू करा, उसके बारे में मैंने सब बताया ही है। जब से मैंने एकेडमी स्टार्ट करी उसके बाद से, वैसे तो ये एकेडमी मैंने पर्सनली शुरू में हमारे अपने खेलने के लिए ही करी थी, लेकिन जैसे जैसे आप खेलते हो, आपके साथ लोग जुड़ते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। तो फिर उसके बाद मैंने कोचिंग भी करनी स्टार्ट करी। मुझे पर्सनली लगता है कि एकेडमी में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर खेले हैं, बहुत सारे यहाँ से निकले हुए हैं, रणजी ट्रॉफी भी खेले हैं, दिलीप भी खेले हैं, इंडिया भी खेले हैं, सब IPL भी खेले हैं। कई प्लेयर्स हैं, सबके बारे में तो यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन पर्सनली बहुत एक सुबोध भाटी हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सुबोध भाटी एक बहुत अच्छा प्लेयर है और स्ट्रगल उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक समय ऐसा आया था कि जो क्वेश्चन आपका था कि पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं, सुबोध को काफ़ी सपोर्ट करा उसके पेरेंट्स ने, और बाद में एक टाइम ऐसा आया कि सुबोध को वो सारी सपोर्ट खिंचती जा रही थी। हालांकि सुबोध ने भी इंटरव्यूज़ में काफ़ी में बताया है, एक टाइम ऐसा आया कि जब सब कुछ करने के बाद भी सुबोध को क्रिकेट नहीं मिल रही थी, बट फिर एकदम से उसके घर वालों ने कहा कि बस अब क्विट कर दे। मुझे वो टाइम याद है, मैं अंकल से मिला जाके, मैंने एक बार बोला कि अंकल ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसको आप थोड़ा सा टाइम और दो। सुबोध उस साल ONGC से खेला, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने सारे टूर्नामेंट्स में या दिल्ली के जितने प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है सब में परफॉर्म करा। कहीं ना कहीं भगवान ने भी उसका साथ दिया और बड़े लोग उसको मिले, उसने रणजी ट्रॉफी खेली और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शुरू के 3 सालों में वो पूरे इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर था। कुछ ड्रॉबैक्स रह गए जिसकी वजह से सुबोध IPL नहीं खेल पाया, हालांकि वो डेवलपमेंट स्क्वाड में सब में था, लेकिन अभी भी वो हिम्मत नहीं हारी है उसने। अभी आप एक तमिलनाडु प्रीमियर लीग होती है, आपने देखा होगा टीवी पे आती है वो, और बहुत अच्छे लेवल की वो लीग है। रविचंद्र अश्विन की टीम में वो हैं, और जो सबसे महंगे प्लेयर जो ऑक्शन में बिकते हैं उनमें से एक हैं, और लास्ट ईयर TNPL में मैन ऑफ द सीरीज़ भी बने। तो उस लड़के के एग्जांपल मैं इसलिए सबको बताना चाहता हूँ कि उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा, फेलियर देखा, सक्सेस देखी, हिम्मत कभी नहीं हारी, और आज भी नहीं हारी, आज भी लगा हुआ है और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी आपको IPL में भी दिखेगा। नमन जी, आप आजकल एक लेजेंड्स लीग का फॉर्मेट आ गया है जो इंडिया में और इंडिया के बाहर भी देखने को मिल रहा है। अभी उसमें आपने लास्ट टूर्नामेंट में एक बहुत धमाकेदार इनिंग खेली है, उस इनिंग के बारे में और इस टूर्नामेंट, इन जैसे टूर्नामेंट्स के बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, ये लेजेंड लीग जितनी भी स्टार्ट हुई है, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है फ्रेंचाइजी क्रिकेट ने, जो जैसे हमारे एक्स प्लेयर्स थे या जो प्लेयर्स हैं जिनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा सोशल मीडिया इन्वॉल्व नहीं था, ऐसे मैचेस लाइव नहीं आते थे, तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो खो गए हैं कहीं ना कहीं। तो ये फॉर्मेट उनको वापस ला रहा है, रिवाइव कर रहा है क्रिकेट को, और अभी भी व्यूअर्स जो हैं वो पुराने प्लेयर्स को देखने में बहुत इंटरेस्टेड है। तो बहुत अच्छा एक स्टार्ट हुआ है। मैं पर्सनली उस इनिंग के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2 इनिंग खेला हूँ इन टूर्नामेंट्स में, और लास्ट ईयर भी मैं एक मैच खेला था, उसमें 98 नॉट आउट थे, और इस बार खेला था तो 148 नॉट आउट है। और ये इनिंग मेरे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि ये बहुत 60 बॉलों में ही 148 नॉट आउट थे, प्लस वो चेजिंग में वो इनिंग आई है। हम 225 रन चेज कर रहे थे,
अगेंस्ट में मेरे सीनियर हैं, मैं तो उनको कहूँगा कि वो क्रिकेट के भगवान ही हैं। वीरेंद्र सहवाग वो भी खेल रहे थे और मैं पर्सनली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। जब हम छोटे थे तो उनके अगेंस्ट खेलते थे, मैं एयर इंडिया से खेलता था, वो ONGC से खेलते थे, उनको देख देख के ही बड़े हुए हैं हम। जब वो मुझे याद है वो सबसे पहली बार हमारे अगेंस्ट आए थे तो मैं वो ONGC से खेल रहे थे और मैं सोनेट से खेलता था। जब टीम थी उसमें श्री संत भी खेल रहे थे, वो भी एक बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, उनके साथ खेलना एक अलग एक्सपीरियंस है, वहाँ जाके परफॉर्म करना वो एक अलग एक्सपीरियंस है, उनकी थॉट वहाँ से लेके आना वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, उनकी थॉट अगर मेरे तक पहुँचती है तो मेरे से मेरे आगे वालों को पहुँचती है, तो वो एक चैनल बना हुआ है उनकी बात यहाँ तक पहुँचाना जो नए क्रिकेटर्स हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। और अभी फ्यूचर में भी अभी लीग्स आने वाली हैं काफ़ी सारी। अनफॉर्चुनेटली मैं भी श्रीलंका वाली लीग नहीं खेल पाया अभी, लेजेंड क्रिकेट ट्रॉफी, तो लेकिन अभी आगे जितनी भी लीग्स हैं मोस्ट प्रोबेबली मैं खेलूँगा, कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा करूँ। मैं भी आपको अपनी एक अपकमिंग लीग में इनवाइट करना चाहूँगा। हम भी एक लेजेंड्स कॉर्पोरेट कप के नाम से लीग ला रहे हैं, T10 फॉर्मेट है, तो आई एम श्योर आप हमें उसमें किसी ना किसी टीम में मौका ज़रूर दें कि हम आपको उसमें खिला पाएँ। नमन भाई, आज के यूथ को या जो क्रिकेटर अभी 14 या अंडर 12 या 16 में हैं, उनके लिए 3 गुरु मंत्र आप क्या देना चाहेंगे कि वो एक सफल क्रिकेटर या एक अच्छा इंसान अपनी लाइफ में बन पाएँ? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपने जितने बड़े हैं, उनके गार्डियन हैं और जो उनके मेंटर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। दूसरा, अपना जो वो प्रिपरेशन करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, उस पर ट्रस्ट करें और रिजल्ट भगवान पे छोड़ दें। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, गेम को एंजॉय करें। जैसे वो फर्स्ट डे ग्राउंड में एंटर करा था कि बस उन्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, बस वो वैसे ही उस पैशन को फॉलो करें, रिजल्ट की बिल्कुल भी चिंता ना करें और बस बड़ों का आशीर्वाद लें और खुश रहें। थैंक यू नमन जी, आपने हमें अपना एक कीमती समय दिया और आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं, आई एम श्योर इस पॉडकास्ट से उन्हें बहुत मदद मिलेगी और आने वाले समय में हम इंडिया को गाज़ियाबाद से बहुत अच्छे क्रिकेटर्स दे पाएँ। थैंक यू सो मच।